नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, आपसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहा था। पिछली श्रृंखला में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक कला के बारे में हमने पढ़ा और आप लोगों ने अच्छा देखा यूट्यूब पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं उसी ऊर्जा के साथ में आपके साथ में प्रागैतिहासिक कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि प्रागैतिहासिक काल की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आज इस लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव ने जो चित्रित किए थे उनका हम अध्ययन कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक कला की उद्देश्य क्या था, प्रागैतिहासिक कला की प्रेरणा क्या रही थी, इस पे हम और बात कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक मानव अपने खानाबदोश जिंदगी के साथ, अपने पेट भरने के साथ साथ प्रागैतिहासिक मानव कला को अपने साथ में क्यों उसने कला को आत्मसात किया, कला के साथ में अपना अभिव्यक्ति की, कला के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति की। तो विद्वानों ने इस बारे में कुछ अनुमान लगाए हैं, जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि प्रागैतिहासिक मानव ने अपने वातावरण की स्मृति को, अपने उस समय के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रागैतिहासिक चित्रण का कार्य किया। पहला अनुमान यह हो सकता है। दूसरा अनुमान यह हो सकता है कि वह अपने शिकार को मारने से पूर्व उस शिकार का दृश्य अंकन करता था, उसको तीरों भालों से मारता हुआ प्रतीत करता था, चित्रण करता था। तो उसका ऐसा मानना था कि यदि मैं इस किसी विशेष शिकार विशेष को अगर मैं मार देता हूँ चित्र के माध्यम से, चित्रों में, तो निश्चित रूप से वो शिकार मेरा शिकार हो जाएगा और मेरा पेट की पूर्ति होगी, मेरे खाने की पूर्ति होगी। देन अगला जो पॉइंट है, अगला जो बिंदु है, उसमें अपने अमूर्त मन के भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भी उसने प्रागैतिहासिक चित्रण का कार्य किया, प्रागैतिहासिक चित्रण बनाए। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक मानव जादू टोनों में भी विश्वास करता था। तो वो निश्चित आकार बनाकर, निश्चित रूप बनाकर अपने मन के अमूर्त भावों को अभिव्यक्त करता था, जिससे कि उसे शिकार और अपने आसपास के वातावरण का अंकन हो सके। नेक्स्ट और बहुत बड़ा बिंदु है ये, जो कि अधिकांशतः विद्वानों का भी मानना है और आज भी चला आ रहा है, कि वह अपने वातावरण के अलंकरण, सजावट व निर्माण की चेष्टा के फलस्वरूप अपने निवास को अलंकृत करने के लिए भी चित्रकला का निर्माण करता था, चित्रण कार्य करता था। अन्य जो बिंदु है जिससे उद्देश्य प्रेरणा के अंतर्गत ले रहे हैं, उसमें प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रण के प्रति सबसे ये भी महत्वपूर्ण कारक रहा होगा कि वह अपने देवीय प्रकोपों, भयंकर त्रासदियों से बचने के लिए निश्चित चित्रण, निश्चित आकार करता होगा, जिसमें स्वास्तिक, सूर्य, षटकोण, त्रिशूल, अष्टकोण आदि प्रकार के आकारों का वो अंकन करता होगा। इस कारण से हमें आज के ये चित्र देखने को मिलते हैं। अब अगला बिंदु आते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु के बारे में कि प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों के विषय सरल व दैनिक जीवन से जुड़े हुए थे। विषयों में विभिन्न प्रकार की वैविध्यता रही, जैसे शिकार, पशुपालन, नृत्यवादन, वन्य जीव जंतु, कृषि कार्य करते हुए स्त्री पुरुषों, बच्चे सभी मानवाकृतियों को अधिकांशतः तीर, कमान, भाला, त्रिशूल, लाठी, कुल्हाड़ी आदि शस्त्रों के साथ में दिखाया गया है। इस प्रकार आदिम मानव ने इन चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूपों
तथा ज्यामितीय रूपों में संजोया है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, जादू टोना, धर्म आदि भावों की अभिव्यक्ति इनके माध्यम से हुई। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु आता है अपना रेखाएं। प्रागैतिहासिक काल के यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रागैतिहासिक मानव की विद्वानों ने मानी है कि प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में चित्ताकर्षक करने के सारे गुण मौजूद रहे हैं। चित्रों में रेखाओं की शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया है। आकृतियों के निर्माण में सीधी, आड़ी, तिरछी, खड़ी, चक्रीय, आयताकार, ज्यामिति आदि आकारों की रेखाओं का प्रयोग सरलता एवं सजीवता से किया है। चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा पूर्ण रूप से क्षेपांकन विधि से भी अंकन किया। प्रिय विद्यार्थियों, क्षेपांकन विधि से तात्पर्य दीवार पे हाथ रखकर अपने हाथ में कलर लेकर ऐसे फ्रेश करना, जिससे कि हाथ हटाने पर वो कलर वहीं बिखरा रहे। इस प्रकार से उन्होंने अंकन किया था। क्षेपांकन विधि, जिस प्रकार से हम आज स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से उस वक्त के प्रागैतिहासिक मानव ने क्षेपांकन विधि का उपयोग किया है। अगला है बिंदु रंग। रंग में प्रागैतिहासिक काल के मानव ने प्रमुख रंगों में श्वेत श्याम मतलब सफ़ेद, काला सफ़ेद रंग, गेरू रंग, हिरोंजी रंग, इस प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार हम आगे देख रहे हैं। चित्र को निर्माण करने में उसने किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने गुफा की दीवारों, छतों, फर्शों आदि पर चित्रण कार्य किया। चित्रों के निर्माण में उस वक्त उपलब्ध वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया। तुलिका के लिए किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या किसी पशु पक्षी की पूंछ का उपयोग करता था। हालांकि पशु पक्षी की जो पूंछ होती है, उसका पिछला जो भाग होता है वो बहुत मुलायम होता है, तो प्रागैतिहासिक मानव ने उस मुलायम भाग का प्रयोग अपनी कूंची को, अपनी तुलिका को चलाने में प्रयोग में लिया, जिससे कि उसके चित्रों में सौम्यता और सॉफ्टनेस जिसको बोलते हैं वह आई। और पशुओं की वो जो शिकार करता था, तो जो पशुओं की जो हड्डी है, पशुओं की हड्डी को कलर मिक्सिंग प्लेट से तात्पर्य जिसपे हम आज के युग में कलर को मिक्सिंग प्लेट पे लगाते हैं, कलर को मिक्स करते हैं, दो कलर को मिलाकर तीसरे कलर का निर्माण करते हैं, या तीसरे कलर को मिलाकर चौथे कलर का निर्माण करते हैं। तो चूंकि पुट्ठे की हड्डी चौड़ी होती है, तो उस हड्डी पे उस ब्रश द्वारा जो उसने पूंछ का और जो ब्रश बनाए थे, उस पूंछ के और ब्रश जो पशुओं की पूंछों के और गिलहरी से जो ब्रश बनाए थे, उससे वो उस पर मिश्रण करता था और उस मिश्रण का उपयोग वो चित्रण कार्य को चित्र करने में करता था, चित्रों में रंग भरने में करता था। तो इन रंगों को घोलने और मिश्रण करने में लगाता था। काला, पीला, नीला, लाल, हरा, बैंगनी आदि रंग जो उस वक्त उसको तत्कालीन समय में उस वक्त उसके जो वातावरण में जो मिलते थे रंग, उन रंगों का प्रयोग वो उन रंगों को जो प्राप्त होते थे वो करता था। अधिकतर खड़िया मिट्टी, चट्टान जो होती है, चट्टानों को जो पीसने पर जो कलर बनता है, जो कलर निर्मित होता है चट्टानों को बनने पे, वह रंग उसको उपयोग में लेता था। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से वह रंगों का निर्माण करता था। बैंगनी रंगों का निर्माण करता था, हरे रंग का निर्माण करता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चित्रों के रंगों को बनाने में, चित्रों के साधनों को बनाने में वो प्राकृतिक वातावरण का भरपूर प्रयोग करता था, और रंगों को स्थायित्व, रंग लंबे समय तक टिके रहें उस दीवार पे, गुफाओं की छत पे, या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसको बचा के रखे, उस चित्र को बचा के रखे। तो उन चित्रों के अंदर
जो मारे गए पशु होते थे उन पशुओं की चर्बी या उनका तेल, पशुओं की चर्बी से निकाला गया तेल उसके अंतर्गत वो मिलाता था, जिससे कि रंग जो थे वह रंग अपने अधिकतम समय तक अपनी दीवार पर टिके रहें और वो आने वाली पीढ़ी को वो बता सके कि मैंने ये चित्र बनाया था, या उनकी आने वाली पीढ़ी देखें कि इस प्रकार से चित्रों को बनाया जाता है, इस प्रकार से चित्रों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पशुओं की चर्बी या तेल भी उसके अंदर मिलाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात इसमें और चर्बी मिलाने से जुड़ी हुई इसलिए है कि रंगों में चर्बी मिलाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यह रंग वातावरण के क्षारीय प्रभाव, जो चट्टानों में वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, इस प्रकार के जो नमी, इस प्रकार जो दीवारों पर फर्शों पर इस प्रकार के जो नमी आती है जिससे रंग खराब होते हैं, मटमैले हो जाते हैं, तो पशुओं की चर्बी मिलाने से वो पानी की नमी या किसी वातावरण विशेष की नमी उन रंगों के साथ में मिक्स होकर उन रंगों को धूमिल नहीं करें। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखता था। तो अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा बहुत हमने ज्ञान लिया कि प्रागैतिहासिक कला में किस प्रकार से रंगों का निर्माण किया गया। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट और करना चाहूँगा कि प्रागैतिहासिक चित्र अपने में स्थिर माध्यम होकर भी गतिशीलता का आभास कराते हैं। जिन मुद्राओं में आकृतियों को बनाया गया है वे गतिशील अवस्था में हैं। चित्रों की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर अथवा छेनी से खोदा गया जिससे कि वह चिरस्थायी रह सके। तो जैसे कोई चित्र बनाया तो उस चित्र की जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को उसने छेनी या नुकीले पत्थर के माध्यम से या छेनी के आकार के माध्यम से उसने उस चित्र की सीमा रेखा को खोदा और उसके अंदर रंग भरे। तो यकायक जब पानी का बहाव होता है उस दीवार पर, उस गुफा की दीवार पर या उस चित्र पर, तो पानी उस जो लाइन बनाई गई है, जो ड्राइंग अंदर बनाई गई है, खोद के बनाई गई है, उस खोद के बनाई गई ड्राइंग में वो ज़्यादा पानी नहीं जाके ज़्यादा रंग को न बहाए, इस प्रकार से नुकीले पत्थर से उस सीमा रेखा को इकट्ठा कर लेता था, बांध देता था, जिसे कहा जाता है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिकता, अंतरंग सौंदर्य बोध यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक सहजता सरलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त के प्रागैतिहासिक मानव में सरल स्वभाव ज़्यादा था। उसके पास सरल स्वभाव के कारण उसने अनेकों सहज चित्रों को, आकर्षक चित्रों को, सौम्य चित्रों को, चित्ताकर्षक चित्रों को बनाया और रूप विन्यासगत विचित्रता के साथ में चित्रित किया। रचना कौशल बनाया है, मतलब किस प्रकार से ड्राइंग किया, उस ड्राइंग में किस प्रकार की रचनाओं को, कैसे उसने तुलिका का, कैसे उसने रंगों का मिश्रण बनाया होगा, किस प्रकार की तुलिकाओं को बनाया होगा, और भी कई निजी विशेषताएं हैं जो अलग अलग कालों के चित्रों के विषय में रही होगी। यह महत्वपूर्ण करता था, जो कि हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला के गौरव कथा के प्रमाण आज हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा कि प्रागैतिहासिक चित्र, ये प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर पूछते भी हैं। ये याद रखने के साथ साथ हमें इन चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि प्रागैतिहासिक कला जो हमने पढ़ी है, प्रागैतिहासिक कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक कला के बारे में लिखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले किन उद्देश्यों को लेकर या प्रेरणाओं को लेकर प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों का निर्माण किया, तो जो मैंने पॉइंट बताए थे उनको अपन रिमाइंड करेंगे कि क्या उद्देश्य रहे प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने के लिए। देन दूसरा है विषय वस्तु। तो दूसरा विषय वस्तु के बारे में हम बात करेंगे, तो किन किन विषय वस्तुओं को लेकर प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों का निर्माण किया, क्या क्या आखेटधारी, जैसे आखेटधारी की बात करें, या विषय वस्तु में
ज्यामितीय आकारों की बात करें, सरलतम रूपों की बात करें, तो इन विषय वस्तुओं को लेकर उसने चित्रण किया। तीसरा है रेखा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है प्रागैतिहासिक मानव द्वारा, कि प्रागैतिहासिक मानव की रेखाएं बहुत ही सरल, सहज और आत्मा अभिव्यक्ति वाली थी और चित्ताकर्षक करने वाली थी। विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उसने प्रयोग किया। रंग में प्रमुखतया प्राथमिक रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया, जिसमें काला सफ़ेद रंग प्रमुख है। चित्र निर्माण सामग्री में मैंने आपको बताया कि चित्र निर्माण सामग्री किस प्रकार से वह बनाता था और पशुओं की चर्बी को उसके अंदर मिला के या उनका तेल मिलाकर किस प्रकार से उन चित्रों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन रंगों के अंदर मिला था जिससे कि हम आज भी उन प्रागैतिहासिक कला के चित्रों के रंग, रेखाएं, सारी चीज़ों को आज भी हम बिल्कुल नए स्वरूप में देख पा रहे हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे केमिस्ट, रसायन विज्ञ, पुरातत्व विज्ञ इन प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रित प्रमुख चित्रों को सहजने में और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथ लिखने में आज भी पूरे भारत के और पूरे देश के, पूरे विश्व के पुरातत्वविद जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।